नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो पिछले 3 महीनों से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो पल आ गया। जनादेश देश के सामने है और यहां पर कह सकते हैं कि एनडीए इस बार कुछ पीछे ही सही लेकिन फिर से सत्ता में सरकार बनाने वो जा रहा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात यही कि भाजपा की सीटें भले ही कम हुई हों लेकिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे, ये बात का ऐलान स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। हालांकि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। बैठक होगी जब बुधवार को तब सब कुछ तय होगा। लेकिन इससे इतर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की 29 सीटों की। ये जो जीत हुई है कितनी बड़ी है, इस जीत के शिल्पकार कौन हैं, इसका आगामी राजनीति पर क्या असर होगा और देश में जितना बड़ा जनादेश आया है आखिर उसके मायने क्या हैं। और हम सबसे पहले अपने 3 वरिष्ठ साथियों का परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और हमारे साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी हैं। सबसे पहले एक कमेंट गीत जी आपसे चाहूँगा, ये पूरा चुनावी संग्राम महासंग्राम आपकी नज़रों से होकर गुजरा, कैसे देखते हैं जो जनादेश आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दीपेश, अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए, खासकर अगर देश की राजनीति की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है जनता के मन की बात हुई है। जनता के मन की बात से मेरा तात्पर्य सीधा सा है कि जो जिस तरह से राजनीतिक दल जिस तरह से अपने दावे वादे प्रतिवादे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं धराशायी हुआ। अब उसको अपने अलग अलग अंदाज में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर से जो बात है वो जनता ने जो स्वीकारी है, जो जनता के मन की बात थी वो बात थी। अलग अलग दल अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की गवर्नमेंट बनने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति के तहत काम नहीं करेगा। देखने वाली बात होगी अगले 48 घंटे की। अगले 48 घंटे में आखिर रणनीति क्या तैयार होती है, क्या अंदर खाने बातचीतें होती हैं, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो 23 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड कायम हुआ। ये 23 लोकसभा सीटें उस मध्य प्रदेश की राजनीति में कई आयाम। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार मेरी दृष्टि में, मेरी पत्रकारिता के जीवन में इतनी शर्मनाक हार मैंने कभी नहीं देखी कि आप एक सीट नहीं बचा पाए। एक परंपरागत सीट जो वर्षों से थी आपकी, आप जिस पे हमेशा कायम रहे, लेकिन उसको भी नहीं बचा पाए बावजूद उसके। लेकिन एक बात देखेंगे कि इंदौर जैसी सीट पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना जो देश में इतिहास बनेगा। इंदौर हमेशा स्वच्छता के मामले में नंबर 1 रहा है, तो नोटा के मामले में भी नंबर 1 हुआ है। ये देखिए आप, ये कुछ ऐसे उदाहरण है एमपी के। बाकी राज्यों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं देश के इतिहास में गिना जाएगा और माना जाएगा। बिल्कुल महेंद्र जी, इस जीत के शिल्पकार कौन है? बड़ी मेहनत की, एक बड़ा टास्क था विधानसभा चुनाव के बाद 29वीं सीट। और हम पूरा चुनाव जब देख रहे थे तो लग रहा था कि शायद कांग्रेस 2-4 सीटों पर ऐसा ना हो कि वो जीत जाए या भाजपा को कड़ी टक्कर दे। लेकिन ये जो आज 29, एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था, कैसे संभव हुआ, किसको श्रेय? बिल्कुल, देखिए दीपेश, निश्चित तौर से ये श्रेय सत्ता और संगठन के समन्वय का है, तालमेल का है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का है। और जो बूथ लेवल मैनेजमेंट जिस तरीके से संगठनात्मक एक स्वरूप बनाया था कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को भेजना और उसके बाद पन्ना प्रमुखों तक जिम्मेदारी देना, तो ये त्रिदेव जो काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखा। और अमित शाह का वो एक मूल मंत्र जो वो मध्य प्रदेश आकर दे गए थे कि हमें एक एक कार्यकर्ता को 5-5, 6-6 घर की जिम्मेदारी और जवाबदेही देनी है कि वो वोट निकाले। इस अपनी स्ट्रेटजी में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में संगठनात्मक रूप से काम कर गई और इस काम के नतीजे हमें देखने को मिले। अब रही शिल्पकार की बात, तो देखिए शिल्पकार तो बहुत हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग शिल्पकार हैं, लेकिन संगठन और समन्वय बिल्कुल एक टॉप टू बॉटम चला। छिंदवाड़ा की हम बात करें, देखिए कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे, जिम्मेदारी संभाल लें। इसके अलावा महिलाओं को संभालने कविता पाटीदार को भेजा। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल वहां पर अपनी जो है पूरी धमक बनाए रहे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार वहां पर पूरी नजरें बनाए रहे, वहां रहे भी, पहुंचे भी कई बार। बीडी शर्मा वहां रहे। तो छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए ये जो स्ट्रेटजी थी वो दिल्ली की स्ट्रेटजी थी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने और जिन नेताओं ने मेहनत की वो मध्य प्रदेश के नेताओं ने। बंटी साहू किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कमलनाथ को फेस नहीं कर सकते थे यदि भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम वर्क नहीं होता। एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की है 29वीं सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, कि संगठन हमारा काम करता है, हम किसी को भी खड़ा कर दें वो चुनाव जीतेगा। ये मैसेज एक आम कार्यकर्ता से कमलनाथ को शिकस्त देना या कमलनाथ के दशकों पुराने उस गढ़ को धराशायी कर देना बहुत बड़ी बात है। रही बात 28 सीटों की, तो 28 सीटों पर जिस तरीके से हम जीत का मार्जिन देख रहे हैं, तो कहीं हमें लग रहा है कि वास्तव में जो गीत दीक्षित जी कह रहे हैं कि इतने बड़े अंतर से कैसे चुनाव जीतना, मतलब कांग्रेस के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं, 2-3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां जीत भले हो सकती है कांग्रेस की, तो वहां कड़ी टक्कर देखने को जरूर मिली है। चाहे फिर वो मुरैना की बात हो या भिंड की बात हो, जीत का मार्जिन हम ग्वालियर में भी 65,000 के लगभग बिल्कुल। जीत रही है। तो ये जो अंतर था चंबल अंचल का, ये हालांकि एक लाख और 1.25 लाख का अंतर बहुत ज्यादा लोकसभा में मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी अब लाख पहुंच जाता है आंकड़ा, तो लगता है कि 1 लाख से जीता है प्रत्याशी। बिल्कुल। रवि जी, उत्तर प्रदेश और बाकी जो हिंदी भाषी राज्य जहाँ से भाजपा को नुकसान हुआ है, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उसके बनिस्बत मध्य प्रदेश, ऐसा क्या किया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेताओं ने, नेतृत्वकर्ताओं ने, कि वहाँ आप देखिए उत्तर प्रदेश में आधी सीटें रह गई भाजपा की, उससे भी कम, और यहाँ पर आप देखिए कि वो 1 सीट और बढ़ा ले गए। रवि जी। देखिए दीपेश जी, मैं मध्य प्रदेश की जो इकाई है, एक तो बीजेपी की आदर्श इकाई कही जाती है, और स्वाभाविक तौर पर उसने एक बार फिर इसको अपने आप को स्थापित किया इस मामले में, और स्वाभाविक तौर पर जिस रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा गया और जो सफलता मिली है ये उसी के परिणाम है। मैं रणनीति इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो हर राजनीतिक दल चुनाव में अपनी रणनीति अपनाता है और उसके हिसाब से काम करता है, लेकिन देखिए बीजेपी ने जिस योजनाबद्ध तरीके से विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, हालांकि विधानसभा में सत्ता में वापसी की कांग्रेस ने, बीजेपी ने, और बहुमत के साथ की, लेकिन फिर भी जिन सीटों पर उसे सफलता नहीं मिली थी, जिसको वो टारगेट बनाकर चल रही थी, यानी खास करके कांग्रेस का वोट शेयर कम करने को लेकर जो चल रही थी, तो आपने देखिए उसने उस रणनीति पे काम करा। 2, 2.5, 3 महीने जो अभियान चलाया, यानी लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ लाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यानी एक तरीके से दरी खींचने का काम जो है वो बीजेपी ने किया है। और ये आप देखिए कि छिंदवाड़ा उसका एक बड़ा उदाहरण इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अमरवाड़ा जैसी विधानसभा सीट जहाँ 2019 में कांग्रेस को 25,000 की लीड मिली थी, बीजेपी ने वहाँ का विधायक ही अपने साथ ले आई, यानी उसको इस्तीफा हो गया उनका। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह की जो रणनीति अपनाई गई, जहाँ अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच है तो सरपंच को अपने पाले में ले आए, पार्षद है तो पार्षद को, यानी रूट लेवल तक उन्होंने इस काम को किया है। जहाँ पर जो कांग्रेस के नेता, मान लीजिए कि कोई पिछले चुनाव में वो उसका चुनाव प्रबंधन देख रहा था, उस चुनाव प्रबंधक को अपने साथ ले आए। तो एक तरीके से तमाम बिंदुओं पर जहां जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस बात की ज़रूरत थी उसको पूरा ध्यान रखा गया, और इस रणनीति के तहत इतना बारीकी से चुनाव लड़ा गया, तो उसकी वजह से यार देखिए 100% सफलता बीजेपी को मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस की कमजोरी कि देखिए उनका हर प्रत्याशी, लगभग सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना चुनाव खुद लड़ते रहे, संगठन वहाँ पर कहीं खड़ा नजर नहीं आया, और इसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। आप देखिए कांतिलाल भूरिया जो झाबुआ जिनका गढ़ कहा जाता है, वहाँ वो 2 लाख मतों से पराजित हुए हैं और एक नए चेहरे के सामने पराजित हुए। तो ये एक जो रणनीति पार्टी की है वो पूरे कॉन्फिडेंट थी शुरुआत से कि नहीं हम पूरी 29 सीटों यानी 29 कमल की माला प्रधानमंत्री को पहनाएंगे। ये बात बीजेपी के नेता शुरू से कहते आ रहे थे और उस रणनीति के तहत वो पूरी तरह सफल भी नजर आए हैं। जी गीत जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी आगे क्या रहेगी? जीतू पटवारी हालांकि पहले एक्टिव हो गए थे, नतीजों के आने के पहले, हो सकता है उनको संभावना भी पता या भाप गए हों कि भाई क्या नतीजे रह सकते हैं। ऐसे में जब दिग्विजय भी हार गए, नकुलनाथ भी नहीं बचे, अगर कुछ 1-2 सीटें कांग्रेस जीती तो क्या जीतू पटवारी पे, यानी दिग्विजय और नकुलनाथ जीते तो पटवारी का क्या होता? अब कोई भी नहीं जीता तब पटवारी के लिए क्या हो सकता है, कोई संदेह, या फिर नहीं, जैसे चल रहा वैसे चलने दिया जाएगा, अभी मध्य प्रदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी?
देखिए, स्वाभाविक तौर से मैं आपको बता दूं कि जीतू पटवारी का अगर लोकसभा चुनाव के ठीक इन पहले अगर परिवर्तन होता और उनको संगठन का मुखिया बनाया जाता है, तो ये बात स्वाभाविक तौर से तय थी कि राहुल गांधी के नुमाइंदे थे। राहुल गांधी के नुमाइंदे होने के नाते मेरी जहां तक जानकारी है, और मैं बहुत इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी को MP की पूरी जानकारी वो लगातार देते रहे। और यही बात है कि अगर चाहे छिंदवाड़ा की बात कर लें, चाहे राजगढ़ की बात कर लें, बहुत एनालिटिकल बात है कि दोनों ही सीटों पे उनके प्रचार बहुत कम हुए, क्योंकि वहां के लोकल नेताओं ने, मतलब खासकर जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन दोनों ने ही वहां किसी अन्यत्र कांग्रेसी नेता की एंट्री को बैन कर रखा था। एक चीज समझना। दूसरी बात है, राहुल गांधी स्वाभाविक तौर से अब नए संगठन के गढ़ने की बात कह चुके हैं, तो नए संगठन की गढ़ने की बात अगर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के एन मूवमेंट पर संगठन को गढ़ा नहीं जा सकता था। ये बात सही है, रवि जी की बात सहमत हूं कि संगठन कहीं खड़ा नहीं दिखा। संगठन, एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती, प्रत्याशी चयन। जैसे आपने अक्षय बम का जो चयन किया, वो किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ? आपका सबसे बड़ा चयन, सबसे खराब चयन हुआ इंदौर में, क्योंकि आपका प्रत्याशी आपको छोड़ के चला गया। दूसरा, खजुराहो में जो आपने अलायंस किया, वहां अलायंस के कैंडिडेट का पर्चा निरस्त हो जाता है, तो आप वहां 2 पे डिफिट खाते हैं। फिर उसके बाद जहां आपने चयन किया, मतलब आपने इसके पहले एक्सरसाइज किया ही नहीं था। तो मुझे लगता है जो आज जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, साफ तौर पे कही है कि हमें नया संगठन फिर से गढ़ना पड़ेगा, हमें जनता के संपर्क में आना पड़ेगा, जनता से 1 to 1 करना पड़ेगा और नई टीम को गढ़ना पड़ेगा। तो ये बात है, मुझे लगता है ये सीधा तौर पे राहुल गांधी या हाईकमान का संदेश हो। और मतलब यूं कि पटवारी के लिए कोई खतरा नहीं, भले हार हुई, लेकिन स्वाभाविक तौर से मान के चलिए उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं। महेंद्र जी, नई मोदी सरकार में चूंकि जो संबोधन आया, जेपी नड्डा ने जिस तरह से ऐलान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि भाई पीएम मोदी ही तीसरी बार शपथ लेने जा रहे और एनडीए ही फिर सरकार बनाने जा रही है, मतलब एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन मंसूबे बना रहा है, पाल रहा है, उस पर पानी फेर दिया एक तरीके से। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका, कितना वजन बढ़ा है अगली सरकार की? देखिए, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का वजन तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे इसमें, लेकिन जहां पर वजनदारी पहले से थी वो घट गई है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल में जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं होती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है जहां से नुकसान हुआ, पंजाब में देखिए। तो लेकिन एक चीज का प्लस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, वो साउथ के जो राज्य हैं उसमें ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आमद दर्ज करा ली। फिर चाहे उड़ीसा की बात हो या फिर केरल में धमक की बात हो, आंध्रा की बात हो, तो ऐसे में निश्चित तौर से ये तो कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ लॉस हुई तो वहाँ कुछ प्लस हुई, लेकिन ओवरऑल तो बहुत लॉस हुई। कम से कम 50-60 सीटों का अंतर है और इसीलिए इंडिया गठबंधन इस प्लानिंग में है कि हो सकता हो वो सभी को जोड़कर सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि ये जो पॉलिटिक्स होती है और जो राजनेता होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको एक तराजू पर बिठा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये हमने पिछली बार भी 10 साल पहले का आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 10 साल पहले भी यही स्थिति बनी थी, यही स्थिति निर्मित हुई थी कि जब गठबंधन की सरकार थी। 2004 की हम यदि बात करें तो देखिए, ऐसी गठबंधन की सरकार समझ में आ रही थी कि तो कुछ भी होता रहता था कि कोई कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींचता है। यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी की जब गठबंधन की एनडीए की सरकार बनेगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट में तो है नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं और जेपी नड्डा भी जानते हैं। जो उनके साथ घटक दल हैं, अब उनकी स्थायित्व और विश्वसनीयता कितनी होती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उनकी अपेक्षाएं क्या होती। अभी तो ठीक है, आपके पास 303 सीटें हो गई थी, तो 303 सीटें हो गई थी तो लग रहा था कि चलो ठीक है, अब हम कुछ भी अपना मनमानी करते रहेंगे, किसी को कुछ भी दे देंगे। लेकिन अब मनमानी वाला काम नहीं चलेगा। बॉडी लैंग्वेज, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय में, उसमें आपने सबकी बॉडी लैंग्वेज देखी। बातें या कमिटमेंट ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन चेहरे थोड़ी ना आप बदल देंगे, चेहरों पे हाव भाव थोड़ी ना बदल देंगे। थोड़ी देर के लिए बदल सकते हैं जी। तो लेकिन वो दिख जाते हैं। तो दिख तो साफ रहा है कि टेंशन बहुत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में, और ये टेंशन इसी बात की है कि जो उनके घटक दल हैं वो जब दूसरों को छोड़कर आ सकते हैं आपके पास, तो इसकी गारंटी क्या है कि मतलब बहुत भरोसेमंद नहीं है। अब देखिए, संबोधन में पीएम मोदी अगर नीतीश बाबू का और नायडू का नाम लेते हैं तो वो ये एहसास करा रहे हैं कि भाई
आप हमारे पक्के साथी हैं और बने रहिएगा इसी तरीके से आप नहीं ही तो के पक्के भरोसे। साथी कब के, अब पिछले बार हमने देखा एक दूसरे के लिए भला बुरा भी तो बोला है ना, वो अभी वीडियो कहाँ जाएंगे, वो जी, भी तो जी। रखे होंगे ना विपक्ष के पास। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इनसे भी संपर्क में है, पहले वो उनके से भी थे, ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले वो किसी के दोस्त थे, फिर दोस्ती टूटी तो आपके मित्र हो जी। गए। तो आपके मित्र दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। राजनीति में जब दुश्मन दल बदल सकते हैं तो फिर दोस्त तो कभी भी मिल सकते ठीक हैं। तो बात है। अभी ये गुंजाइश है, लेकिन इसके पहले इंडिया गठबंधन इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उसके पास पूरा नंबर है, लेकिन नंबर छिटके ना। अब इस बात की कवायद जा रही है मध्य प्रदेश के, जहां तक दखल की बात है तो मध्य प्रदेश की देखिए पहली प्रायोरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन के जो उनके घटक दल है उनको साधना, दूसरी प्रायोरिटी रहेगी। इसके साइड इफेक्ट जरूर मध्य प्रदेश में होंगे, क्योंकि अगर फुल मैंडेट आता तो साइड इफेक्ट नहीं होते। जब जो जितने बड़े चेहरे हैं अब इनमें से ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन उस लाइन में या मोदी की कैबिनेट में या मोदी के मंत्रिमंडल में होता है। तो पहले ज्यादा संख्या हो सकती थी, अब थोड़ा लिमिटेड संख्या। बिल्कुल। रवि जी, ओवरऑल अगर हम जनादेश की बात करें, अब देखिए ये तो भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और लेकिन ये जो नतीजे आए, कहाँ चूक हुई भाजपा से, एक उस पर भी क्योंकि देखिए अगर मुद्दे सार्वभौमिक थे तो उसका असर मध्य प्रदेश में भी होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा क्या जाति समीकरण के कारण भाजपा को हार वहाँ पर यानी कम सीटें आई हैं एक तरीके से। राजस्थान में किस बात की नाराज़गी थी, हरियाणा में क्या ऐन वक्त पर मनोहर लाल खट्टर को हटाना क्या ये नुकसानदायक रहा, और आप देखिए कि बंगाल में क्या ममता के गढ़ में फिर आपके लिए कोई जगह नहीं है, तमिलनाडु में भी पूरे जो इंडिया गठबंधन है वही जीता, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र में ज़रूर आपको सीटें मिलती गठबंधन के तहत। लेकिन अगर ओवरऑल आपका क्या नज़रिया रहता है इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए दीपेश जी, दो तीन बातें हैं। एक तो अगर मुद्दों की बात करें तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही, जो जिसको सत्तारूढ़ दल ने कभी उठाया नहीं, और विपक्ष ने हालांकि उतना मुखरता से नहीं उठाया, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन मतदाता कहीं ना कहीं उससे एक मुझे लगा कि नाखुश नजर आया, और इसके दुष्परिणाम जो है वो इस तरह के आए। और खास करके चूंकि अब उत्तर मध्य प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को तो मिजाज बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का है और समझौतावादी भी है, ज़्यादातर प्रवृत्ति है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात कर लें या हरियाणा, तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए आप क्षेत्रीय राजनीति ज़्यादा, क्षेत्रीय दल ज़्यादा हावी हैं। और आप उत्तर प्रदेश के देखिए कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उभरी है, तो वो उसका एक कारण है कि क्षेत्रीय दलों पर ज़्यादा भरोसा उधर के मतदाता कर लेते हैं। और रहा सवाल पंजाब का, तो देखिए पंजाब में तो पिछली बार भी कहा बीजेपी को नुकसान था और इस बार भी लगभग कुछ नहीं मिला है। केरल में ज़रूर उसने एक आमद दर्ज करा ली एक सीट के साथ। और जहाँ तक एक और बड़ा फैक्टर है दीपेश जी, वो जो दल बदल वाला मामला है, हालांकि केवल बीजेपी नहीं कांग्रेस में भी हुआ है। आप देखिए कि 31 नेताओं जो दल बदल करके आए थे चुनाव से पहले, उन्हें पार्टियों ने टिकट दिया। तो उसमें से आप देखिए कि बीजेपी ने ही करीब 26 लोगों को टिकट दिया था, उसमें से 20 चुनाव हार गए हैं और 5 जीत पाए हैं या आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से कांग्रेस ने 7 दल बदलों को टिकट दिया था, उसमें से 6 चुनाव हार गए हैं और केवल 1 जीत पाया है। तो ये आप देख लीजिए कि 31 ऐसी सीटें हैं जो दल बदल के कारण पार्टियों ने समझौता करा कि भाई ठीक है आप आए हैं, आपको टिकट से नवाजा। हो सकता है पार्टियों की अपनी मजबूरी भी रही हो कि उनके पास वहाँ कोई कैंडिडेट ना हो, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। कई जगह देखिए, मैं एक राजस्थान का उदाहरण दूं कि राजस्थान में बिंद के बीजेपी के एक नेता, उनका टिकट कटा और वो गुस्से में कांग्रेस में चले गए और वहाँ से जीत गए। सवाल ये कि आपको राजस्थान जहाँ आप पिछली बार 25 सीट लाए थे, वहाँ इस बार आप 14 पर अटक गए। तो कई ऐसे निर्णय हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पार्टी है, आपको 400 साढ़े 400 प्रत्याशियों का अगर चयन करना है तो उसमें कई बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये सामूहिक फैसले होते हैं। बावजूद इसके गलतियां राजनीतिक दलों से होती है। तो मुझे लगता है कि एक तो कई कुछ कैंडिडेट चयन में भी कहीं चूक बीजेपी ने की है कुछ जगह, जिसका खामियाजा होगा। तो आप मध्य प्रदेश में ही देखिए कितने अभिनव प्रयोग किए गए, वो तो ठीक है मध्य प्रदेश में सफल हो गए, लेकिन बाकी जगह सफल हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तो वही एक कारण रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो दल बदल, दूसरा के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा कर लेना, फिर अपनों पर नहीं करना। दूसरी बात ये है
कि ये जो महंगाई और मुद्दे हैं जिसको पार्टी, मुझे लगता है खास करके सरकार, मोदी सरकार समझ नहीं पाई कि अगर वो 6 महीने पहले भी अगर कुछ राहत आम जनता को देती तो हो सकता है कि आज नतीजे कुछ और होते। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण, जिसके चलते जो है वो परिणाम आप हमके सामने हैं अभी भी। लेकिन दीपेश जी अभी बहुत उम्मीद है एनडीए की बरकरार है, क्योंकि 191 सीटों के नतीजे अभी नहीं आए हैं। अभी यहाँ पर लीड की स्थिति बनी हुई है, उसमें 69 जगह पर बीजेपी लीड कर रही है, बाकी जगहों पर अन्य दलों के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। तो अभी भी 191 सीटों के नतीजे आना है जो देर रात तक आएंगे। स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि अभी 240 पर बीजेपी है, हो सकता है उसकी संख्या और बढ़ जाए, एनडीए की संख्या बढ़ एक जाए। अब ये तो अब बाद में सब पता तय हो जाएगा कौन जीत रहा है कौन क्या कर रहा है। एक लास्ट कमेंट महेंद्र जी आपसे कि इस पूरे जनादेश के बाद में एक पूरे इस लोकसभा चुनाव जो मैं आंखों से होकर गुजरा है उसके क्या मायने, ये कुछ संक्षेप। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है और जनता का मूड बताने वाला चुनाव देखने को मिला है। सब कुछ अप्रत्याशित हुआ है। जो पोल आए या फिर जो हमने डिस्कशन किया, उसके बाद जब नतीजे आए तो नतीजों ने सब कुछ चौंकाने का काम किया। ये चौंकाने वाले जो नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि हम कुछ भी कहें, राजनीतिक दल कुछ भी कहें, कोई भी बात करें, लेकिन पब्लिक सब जानती है और पब्लिक सब जानती है और वो इस तरीके से अपना प्रकट करती है भाव कि देखिए आपने जो कहा वो ठीक है, आप तानाशाही नहीं कर सकते, आप दादागिरी नहीं कर सकते, आप कुछ भी कहें हम मान लें ये नहीं हो सकता है, विपक्ष कुछ भी कहे हम सुन लें ये भी नहीं हो सकता है। तो सबको सबक देने वाला ये लगता है कि एक जैसे परिणाम से राजनीतिक दल अभी सत्ते में है ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, ऐसे ही पूरे देश की पब्लिक या हम आप जैसे लोग भी सत्ते में कि जनता ने ये क्या सोच के किया, क्या वास्तव में कुछ संदेश देना चाहती है। गीत जी लास्ट कमेंट आपसे, कांग्रेस और भाजपा के लिए क्या सबक, क्या सुधार उनको करना चाहिए। देखिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़े सुधार की बात होगी कि उसको अपने संगठन को गढ़ना पड़ेगा, कार्यकर्ता को एकजुट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें, हम वोट ऑफ परसेंटेज की दीपेश जी लगातार बात कर रहे थे, वोट ऑफ परसेंटेज को लेकर हम तरह तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आज जाकर ये देखने को मिलता है या समझने को मिलता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मान चुका था कि भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार बन रही है तो हमें वोट कराने की क्यों जरूरत है। लेकिन वही भाजपा के लिए मध्य प्रदेश सरदर्द हो जाएगा। सरदर्द इसलिए हाथ से हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिकॉर्ड जीत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वीडी शर्मा अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, इसके बाद और देखें तो कई ऐसे नेता आदिवासी चेहरा देना ही आपको, फग्गन सिंह कुलस्ते ऑलरेडी दलित चेहरा देना ही एक सर यहाँ से, तो यहाँ ज्यादा सरदर्दी होगी। दूसरा 23 की माला पहनाने की बात मध्य प्रदेश पहले ही कह चुका था, वो पहना दी गई। जहां जो उनका गढ़ था वहां उनको पराजय मिली है, वहां का एनालिसिस। तो मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस को इस बार ऐसा सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्या मंथन है, क्या चूक हुई है, क्या दिक्कत आई है। लेकिन इस चुनाव में एरोगेंसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। रवि जी एक लास्ट कमेंट आपसे बहुत शॉर्ट में कि ये पन्ना प्रमुख और मंडल स्तर की बैठक, ये देखिए, लेकिन ये एमपी में तो सक्सेस दिखा, लेकिन बाकी राज्यों में अगर सक्सेस नहीं होता तो क्या भाजपा को सीधे जनता की कनेक्टिविटी वाले मुद्दे, आप सब्सिडी बांटिए, आप फ्री में दीजिए, क्या उस पर आ जाना चाहिए? अब मोदी करेंगे ऐसा या नहीं करेंगे? और क्या वो जो सख्त फैसले लेते आए कि मैं चाहे जीएसटी लागू कर दूं, चाहे ये, क्या उस पर वो बने रहेंगे या फिर अब बिल्कुल एक अलग नई सरकार दिखेगी हमें तीसरी? नहीं दीपेश जी, अब अगर गठबंधन की सरकार के तहत अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम वो मनमानी तो नहीं हो पाएगी। अब आपको अगर ये टीडीपी की तरफ भी, मतलब आंध्र प्रदेश की तरफ भी देखना पड़ेगा। अगर वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो आपको उस पर भी विचार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर अपने राज्य के लिए कुछ अलग से चाहते हैं तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो उन तमाम चीज़ों पर अगर आप गठबंधन के तहत समझौता करके चलेंगे तो ही सरकार बना पाएंगे। अब वो मनमानी नहीं है। अगर दूसरे दल कहते हैं कि भाई महंगाई आपको कम करना है तो करना पड़ेगी। अब तो बहुत बात नहीं रह पाएगी जो आपको 2019 में या 2014 में आपने किया, जब दिल चाहा नोट बंद कर दिए, जब दिल चाहा जीएसटी लगा दी। समझ में आती है दीपेश जी कि अटल जी वाली परिस्थिति ना होती
उत्पन्न हुआ है कि हमको सबको साथ लेके चलना है। नहीं, बिल्कुल वो सबका साथ सबका विश्वास अब दिखाना पड़ेगा। इस पर तो अमल करना पड़ेगा। केवल अभी कहने से बड़े काम बड़े नहीं दलों चलेगा। को एक एक विभाग दिए गए थे 19 की सरकार में, वो अब वो नहीं कि भाई अभी नारा था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। तो जनादेश की हमने मंथन मायने निकाले और एमपी ने तो देखिए फुल मार्क्स से भाई सारे विषयों में डिस्टिंक्शन है, कोई है नहीं, लेकिन हाँ एक खतरे की बात जरूर ग्वालियर चंबल अंचल से निकल कर आई है कि भाई वहाँ क्यों कम मार्जिन से जीत हुई। बहरहाल जीत है। और अब क्या होगा, नई सरकार में क्या मध्य प्रदेश की भूमिका होगी, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।